हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक गुप्ता। और यार आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी सुपर टेक्निक्स जिसको मैंने फॉलो किया है, जिसने मुझे आईआईटी बॉम्बे में पहुंचाया। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि यार ये वो 5 चीजें थी जो अगर मैं नहीं करता तो या तो रैंक बहुत पीछे आती या सिलेक्शन ही नहीं होता। और सिर्फ मैं ही नहीं, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 2 ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 41 ऑफ जेईई एंड नीट से ये कंफर्म किया है। ठीक है, अमन बंसल हो, चाहे अचिन बंसल हो, चाहे अर्पित माहेश्वरी, चाहे सारांश गुप्ता सर, ठीक है, चाहे निशिता पुरोहित, कोई भी हो, इन लोगों ने भी ये टेक्निक्स को फॉलो किया था। मेरे साथ में जो हॉस्टल में मेरे दोस्त रहते थे, जब हमारे डिस्कशन निकलते थे कि यार भाई तेरी सबसे अच्छी हैबिट क्या थी जिससे तू यहां पहुंचा है, वन ऑफ दीज हैबिट्स वर फॉलोड फॉर श्योर। ठीक है, तो यार आपकी आगे की 1 साल 2 साल की जर्नी जो भी होने वाली है, आपको ये 5 चीजें फॉलो करनी है। गारंटीड, पक्का है कि यार ये आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो होने वाला है। 3 तो वो वाली टिप्स होंगी, टेक्निक्स होंगी जो एकेडमिक से रिलेटेड है। 2 वो होंगी जो आपके मेंटल सेटअप, मेंटल एटीट्यूड और मोटिवेशन से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ मैं एकेडमिक्स में अच्छा हूं पर मैं मेहनत नहीं कर रहा तो सब बेकार है, और मैं मेहनती हूं बट मैं सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहा तो भी आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी फॉर श्योर। ठीक है, तो चालू करते हैं। यार देखो, आज कठिन बातें होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है आपको लगे यार आगे की जर्नी बहुत टफ है, क्योंकि ये जो एग्जाम्स है ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो अगर आप कमजोर दिल वाले हो, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई यार इंजेक्शन लाके मेरे लगा दे और मैं अच्छे कॉलेज में, एम्स में, आईआईटीज में पहुंच जाऊं, तो वो नहीं होने वाला है। ये जो पूरी जर्नी होने वाली है आपकी आगे की, जब भी आपका एग्जाम है, दिस इज गोइंग टू बी टफ। जो बच्चे इसको करने के लिए रेडी हैं, 5 ऐसी टेक्निक आज हम सीखने वाले हैं जो आपके सिलेक्शन की चांसेस को फोड़म फोड़ी करके एकदम ऊपर तक लेके जाएंगी। ठीक है, तो चालू करते हैं। मेक योर ओन नोट्स विद मार्किंग एंड सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या होता है, रफ में चालू हो जाते हैं, फिर उनको 2 महीने बाद कोई सी चीज ढूंढनी होती है, यार मैंने वो कहां लिखी थी। अब सारे रफ के पेजेस खोल रहे हैं साहब, रोज यही एक्सरसाइज चल रही है। वो कॉपी तुम्हारी जो रफ वाली है ना, वो इंश्योर कर देगी कि तुम्हारी रैंक भी रफ आए। तो रैंक अगर रफ चाहिए तो रफ कॉपी में काम करना, और अगर रैंक अच्छी चाहिए तो फेयर कॉपी में काम करना। फेयर रैंक विद फेयर कॉपी एंड फेयर सिस्टम, रफ रैंक विद रफ कॉपी एंड रफ सिस्टम, ये पक्का है। अच्छा सर, अब ये नोट्स में मार्किंग और सिस्टम क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि कुचुड़ मुचुड़ मत करना अपनी कॉपी के अंदर। आपको रीडेबल होना चाहिए। पहला तो ये इसका जो इसके अंदर का पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसके फायदे क्या होते हैं, नहीं करने के नुकसान क्या होते हैं, वो आपको समझ में आ रहा है, और भी बताता हूं। दूसरी बात, इंडेक्सिंग बनाना। फॉर एग्जांपल, मेरे को 3 महीने बाद सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग का आयनिक बॉन्ड रिवाइज करना है। मैं पूरी कॉपी के पेज पलट पलट क्यों दिखूं, अरे यहां पे क्या है, ओ फिर मेरा वो वीक है तो मैं तो वहीं अटक जाऊंगा। तो जो रिवाइज करना है वो पता होना चाहिए कि यार वो एग्जैक्टली है कहां पे। सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। 100 चैप्टर हैं आपके पीसीएम या पीसीबी को मिला के। इतना बड़ा सिलेबस आज तक आपने जिंदगी में नहीं देखा है। अगर आपने मार्किंग नहीं करी, इंडेक्स नहीं बनाया, तो आप समझ जाना आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब भूल भुलैया हो जाएगा और आप सारी चीजें दोबारा से करोगे। ये शायद 80% लोगों का सिलेक्शन जो नहीं होता है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, इसके लिए मैंने अचिन से बात करी, अमन से बात करी, अर्पित माहेश्वरी भैया से बात करी, सारांश सर से बात करी। यार वो सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि यार प्लीज नोट सही से बनाना। ठीक है, शीट्स की कॉपी में मार्क करते रहना यार, गुड वाले क्वेश्चन कौन से, बैड वाले क्वेश्चन कौन से, क्योंकि बाद में जब सिलेबस इतना हो जाएगा तो तुमसे नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आसान रास्ता ढूंढते हैं साहब। अरे हम तो सर टॉपर के नोट्स लेके आए, तो भैया वो जो टॉपर ने लिखा था तब उसके दिमाग में घुसा था, जो लिखेगा उसके दिमाग में घुसेगा। और अगर आप किसी और के नोट्स ले आए, लेक्चर चल रहा है, हम तो साहब बहुत बड़े वाले हैं, मतलब बड़े वाले राजा हैं, बैठे हुए हैं आराम से ऐसे, यहाँ पे ये मोबाइल है और हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमको लग रहा है नोट्स खुले हुए हैं, सब ऊपर से जा रहा है, ऊपर से, यहां होके नहीं जा रहा है। तो जो लिखेगा नहीं वो आईआईटीज में या एम्स में घुसेगा नहीं। तो अपने हाथ से नोट्स बनाना, प्रॉपर सिस्टम और मार्किंग के साथ। दूसरों के नोट्स आपको दूसरी दर्जे के कॉलेजेस में लेके जाएंगे, टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आपके खुद के नोट्स आपको लेके जाएंगे।
तो खुद के नोट्स इंडेक्सिंग मार्किंग के साथ आपको बनाने पड़ेंगे। इस पूरे चीज को, नोटबुक को मैनेज कैसे करना है, प्रॉपरली कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सारांश सर ने बहुत बढ़िया प्यारा सा एक वीडियो बना के रख रखा है। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब जो सबसे मुश्किल बात है, नोट्स पढ़ना वेरी इजी, सुपर इजी भैया, एकदम कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, क्योंकि हमको तो कुछ करना ही नहीं है, सामने वाले टीचर ने आके बता दिया, हाँ ये ऐसे होता है, ओहो ये रदरफोर्ड मॉडल ऐसे होता है, चलो सब बढ़िया है, समझ में भी आ रहा है। कठिनाई आनी कहां पे शुरू होती है, क्योंकि यार एडवांस के पेपर में, नीट के पेपर में, जेईई मेन के पेपर में टफ क्वेश्चन आते हैं। तो जो अच्छा मटेरियल होता है, अच्छा मटेरियल और बेकार मटेरियल नाम की भी चीजें होती है कुछ, जो अच्छा मटेरियल होता है वो आपको आपके टारगेट एग्जाम से थोड़े से ऊपर के लेवल के क्वेश्चन कराएगा। उस क्वेश्चन में से आपके सिर्फ 40 या 50% क्वेश्चन ही बनेंगे। तो आपको डर लगने लग जाएगा कि यार मेरी प्रिपरेशन शायद अच्छी नहीं चल रही। पर मजे की मैं आपको बात बताऊं, मेरे से मेरी शीट के 60-70% से ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं बने। फिर मैंने सोचा यार चलो ठीक है, मेरे से नहीं बन रहे, एक काम करते सारांश सर से पूछते हैं, वो तो टॉप 100 की रैंक लेके आए थे, उनसे पूछा, एग्जैक्ट सेम हालत उनकी भी थी। मैंने बोला चलो अब एक काम करते हैं, अर्पित सर से पूछते हैं। उनसे पूछा, एग्जैक्ट सेम हालत उनकी थी, बट कॉमन ट्रेड क्या है कि सब लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। आप अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो रैंक लाना भी आपके लिए बहुत थ्योरेटिकल ही बातें हो जाएगी। अच्छा एक बार बताओ, आपसे एग्जाम में कोई वाइवा ले रहा है क्या? कोई सामने बैठेगा, हाँ चल बता इसका आंसर क्या होता है, और आपने जवाब दे दिया, ऐसे तो नहीं होगा। लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सवाल सॉल्व करने के लिए पेन चलाना पड़ता है, एंड में सॉल्व तो सवाल ही करने। तो अगर आप ज्यादा सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो और सवाल नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन भूल जाना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये सवाल आपको करने हैं, जो सवाल नहीं करेगा वो पछतावे का घड़ा भरेगा। तो पहली बात तो आपको क्वेश्चन करने हैं। पढ़ना कैसे होता है, 2 या 3 सब टॉपिक्स किए, 2 या 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके रिलेटेड सवाल वहीं के वहीं कर लिए। कुछ बच्चे अच्छा एक और गलती करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ डालते हैं। सर हमने आज इतनी मेहनत करी है, हम बैठ गए मूवी की तरह, हमने 10 घंटे का चैप्टर 2 दिन में खत्म कर दिया। बेवकूफ हो तुम, ऐसा नहीं करना। 2 या 3 सब टॉपिक्स पढ़ने। फॉर एग्जांपल अगर मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा हूं तो यार आप एटॉमिक रेडियस पढ़ लो, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ आयनाइजेशन एनर्जी कर लो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करो। बात समझ में आ रही है? अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल लिक्विड सॉल्यूशन कर रहा हूं तो यार हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ करके उसके क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं सर हेनरीज लॉ भी पढ़ लिया, राउल्ट्स लॉ भी पढ़ लिया, फिर उसके बाद चलो हम एक काम करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर की सारी चीजें भी पढ़ ली और जितने भी हमारे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है सब पढ़ लिया और एंड में क्वेश्चन करेंगे। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, 10 घंटे का चैप्टर होता है। जब आप 10 घंटे एक साथ पढ़ लेते हो तो 7 में से 10वें घंटे का तो दिमाग में रहता है, पहले 6 घंटे का सब भूल जाते हो। तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस नीचे गिरेगा, फिर आप और क्वेश्चन नहीं करोगे, अगले चैप्टर की थ्योरी पे पढ़ जाओगे। क्योंकि थ्योरी पढ़ना आसान होता है पर एग्जाम कठिन है, कठिन चीजें करनी पड़ेगी। यार बहुत सारे बच्चे ऐसे भागते हैं क्वेश्चन से, जैसे लोग बाग आजकल आपको पता ही है कोरोना से भागते हैं, वैसे नहीं होगा। आपको इस चीज को करना पड़ेगा। क्वेश्चंस जो नहीं करता ना, मैंने देखा है यार, जब उसका एग्जाम खराब होता है तो वो रिग्रेट करता है कि यार काश मैंने क्वेश्चन किए होते। मैं आपको बता रहा हूं ना, वो रिग्रेट मत लाना, मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरी बात मान लो, क्वेश्चन करने हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलो फिर भी कुछ जनता, कुछ परसेंट जनता डेयरिंग होती है, उनमें दम होता है, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब बहुत ही कम जनता ऐसी बचती है जो टेस्ट देने तक पहुंच पाती है। भाई सिलेबस ही इतना हार्ड है, बहुत सारे तो सर हमको कंसेप्ट ही समझ में नहीं आते। अब आप हमसे बोल रहे हो कि क्वेश्चन भी कर लेना। अब चलो सर क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है, उसमें तो बेइज्जती नहीं होती, हमारे को नहीं आया, हमारे को ही पता नहीं चला। अब सर आप बोल रहे हो टेस्ट भी दे देना, वो तो सबको पता चलता है, घर वालों को मार्क्स पता चलते हैं, हम टेस्ट कैसे दे दें? तो फटती है टेस्ट देने से। टेस्ट देने में भयंकर वाला डर लगता है जनता को। बट आपको फिर से ये समझना पड़ेगा, आपका जो एग्जाम हो रहा है उसमें लिमिटेड टाइम में 3 घंटे में या 6 घंटे के 2 पेपर में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपने घर पे बैठकर वो प्रैक्टिस नहीं करी तो आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं होने वाला। आप सिर्फ आस पड़ोस वालों का मुंह देखोगे, उनके कंप्यूटर पे झांकोगे या उनकी ओएमआर में झांकोगे कि उसने आंसर क्या लिखा है। बट सैडली वो पॉसिबल नहीं है, हर आदमी का कोड अलग होता है, तो आप वैसे रैंक नहीं फोड़ सकते। आप तुक्का मारोगे, यार पहले 5 का डी भर देता हूं, फिर अगले 5 का सी भर देता हूं, या सबका ए भर के आ जाता हूं। उस सबसे सिलेक्शन नहीं होता, उस सबसे रैंक नहीं आती। तो आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यार एक सिंपल सी कहावत है कि जो डर गया वो घर गया। कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, टेस्ट
टेस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हर महीने अगर आप 3 से 4 टेस्ट इंक्लूडिंग टॉपिक वाइज टेस्ट या रिव्यू टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, अभी तक हमारी 10th की तो आदत क्या है कि हमारे को कोई डाउट आया, स्कूल में टीचर है, तुरंत हमने क्लियर कर लिया। यहां पे अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे को एक बार में कोई एक चीज समझ में नहीं आई, मैं एक काम करता हूं, टीचर को फोन मिलाता हूं, या लाइव डाउट क्लास है, या आजकल तो सर इंटरनेट पे बहुत सारे टूल आ गए, गूगल तो है ही, उससे समझ लेता हूं, तो आप सारी बहुत बढ़िया सेटिस्फाइड रहोगे, आप बहुत बढ़िया होएगा, आपको डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, बट आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सॉरी चाहता हूं मैं, क्योंकि जब तक आप अपने ब्रेन पर जोर नहीं डालोगे, जब तक आप अपने 80% डाउट खुद से सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन डेवलप कैसे होगा अगर आप उस पर जोर नहीं डाल रहे। तो पता है बेस्ट तरीका क्या होता है, आपने एक बार कोई चीज पढ़ी, आपको नहीं समझ में आई, उसको दोबारा से पढ़ो, फिर भी नहीं समझ में आई, फिर से दोबारा से पढ़ो, फिर अभी नहीं समझ में आई तो जाके पूछ लो। ये तो हुई थ्योरी की बात। क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने आज किया, एक सिंगल बार में 20 से 30 मिनट तक उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, नहीं आ रहा छोड़ दो ना यार, अगले दिन अटेम्प्ट करना, फिर भी नहीं आ रहा छोड़ दो ना यार, अगले दिन अटेम्प्ट करना। कई बार क्या होता है, मतलब कई बार क्या, मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि 80% ऑफ द टाइम आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढ लेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 किताबें भर के ले आते हैं, अरे वाह, ओहो हो, उनमें सवालों का पीछे सोल्यूशन दे ही रखा होता है। सर हम तो एक दिन में ना 200 सवाल करते हैं, 300 सवाल करते हैं, शिखी मारते हैं बच्चे। मेरे दोस्त को बताऊंगा, मैंने आज 300 सवाल के सवाल किए, कैसे, अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, यार ये तो नहीं हो रहा, पीछे पलट के सोल्यूशन देख रहे, हाँ मेरे को यही तो पता था, यही तो मेरे को लग रहा था कि ये वाला सवाल ऐसे होगा, ये तो मेरे को आता है। तो एक फॉल्स इमेज क्रिएट हो जाती है कि वो चीज आपको आती है, जबकि यार वो तो किताब लिखने वाले ऑथर को आती है, आपको नहीं आती है। लिमिटेड क्वेश्चंस जिसमें आप पूरी मेहनत करके सवाल सॉल्व कर रहे हो, वो सही तरीका है। तो अगर आपने किसी को अपनी डाउट सॉल्विंग मशीन बना रखा है कि डाउट आते ही मैं पूछ लेता हूं, दोस्त को फोन मिला लिया, भाई ये बता दे, तो वो दोस्त सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपके सवाल बता रहा है, वो तो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। टीच करके जितना समझ में आता है उससे बढ़िया तो कभी समझ में आता ही नहीं है। पर आप एक फॉल्स पैराडाइज, जिसको मैं बोलता हूं फूल्स पैराडाइज में जी रहे हो, बेवकूफ बन रहे हो आप। ये तीसरी चीज है। तो यार आपको डाउट डीले करके पूछना है, तसल्ली रखनी है, आराम रखना है। आएगा, जो खुद से आता है वो दिमाग से कभी नहीं जाता है, और जो दूसरों से आता है वो दिमाग में कभी नहीं आता है। कहावत क्लियर हुई, मुहावरा समझ में आया? जो खुद से आता है वो कभी नहीं जाता है, और जो किसी दूसरे से आता है वो अंदर कभी जाता ही नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अगला, यार जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी ना, तो एनके गुप्ता सर जो मेरे फादर हैं, जो आई थिंक आज तक अभी जो लोग लिविंग हैं उनमें उन्होंने सबसे ज्यादा आईआईटीएंस दिए हैं, शायद हो सकता है, क्योंकि यार कोटा में पिछले 30-32 साल से ही इज देयर। उन्होंने मेरे से बोला था कि भैया देख बहुत टफ होने वाला है, सोच समझ के अंदर घुसना, हर महीने तेरे आंसू आएंगे, क्योंकि उन्होंने सारांश सर को हर महीने ऑलमोस्ट रोते हुए देखा था। आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि यार क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्वेश्चंस हो जाते हैं तो टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, चलो टेस्ट में नंबर आ भी गए, चलो हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली ऐसा लगता रहता है यार हम पीछे की चीजें भूल रहे हैं, या फिर हमारे 10 दिन बहुत अच्छे चले, 11वें दिन आया नहीं कि इक्विलिब्रियम आके टकरा गया और हमारे अंदर कुछ घुस ही नहीं रहा है, तो यार छटपटाहट हो जाती है, भाई ये है क्या। आपको कंसिस्टेंटली 8-10 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। आदमी का गिव अप हो जाता है 15 दिन बाद, यार मैं कैसे ये करूंगा, तो आपको रोना आएगा। आप एक बात ध्यान रखना, आप न्यूटन आइंस्टीन के खानदान से नहीं हो, आपको टॉपिक्स में डिफिकल्टी फेस होगी। यू आर फाइटिंग फॉर, यार आप सीधा 10 लाख या 18 लाख बच्चे से कंपटीशन में कूद रहे हो, इतना भयंकर कंपटीशन है, आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डेयरिंग ली है आज तक, तो टफ तो होगा यार, है ना। मतलब आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि केक वॉक है, किसी ने स्पून में डाला और डाला और डाला, ऐसा नहीं होगा, टफ होगा, आंसू निकलेंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, मन करेगा फेंको किताबें, पर लगे रहना है। तो यार देखो 3 पॉइंट्स तो एकेडमिक थे, ये चौथा पॉइंट है जो साइकोलॉजिकल है। अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करके जाओ, शुरुआत करो तो एक्सपेक्टेशन सेट करो कि हां
तकलीफ आएगी, हाँ कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, हाँ डिमोटिवेशन होगा, और हाँ ऐसा करेगा कि यार छोड़ देता हूं मैं ये क्यों करूं। बट याद रख लेना, अगर आपकी रैंक आ गई, अगर आपने एग्जाम फोड़ दिया, तो आप इंडिया के नहीं दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे, और वहां जाके जो आपको मेवा मिलने वाला है, वहां जाके जो एक पहचान मिलने वाली है, और सबसे बड़ी बात वहां जाके जो एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाला है, वो इस टेम्पररी दर्द से मच बेटर है। ठीक है, एक और बात, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे सारे दोस्त तो घूम रहे हैं, लड़कियां घुमा रहे हैं या लड़के घुमा रहे हैं, बढ़िया चैटिंग चल रही है, इंस्टाग्राम जो बहुत सारी ऐसी एप्स होती है वहां पे, हम ये क्या कर रहे हैं। जब वो दोस्त घटिया कॉलेज में पढ़ेंगे तो यार उनकी लाइफ भी वैसी ही रहेगी, और आप पढ़ रहे होंगे इंडिया के दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में। सो यू चूज योर बैटल्स। या तो आप अभी मस्ती चिल कर लो, बाद में रगड़ते रहना लाइफ लॉन्ग, या फिर यार अभी मेहनत करना सीख लो। देखो यार, आपको जिसके जैसा बनना है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे यार हमेशा से ऐसा लगता था सचिन तेंदुलकर बहुत महान है, मेरे को उनके जैसा बनना है, या फिर रॉजर फेडरर जैसा बनना है, या फिर सीवी रमन साहब ने बहुत मचाया है लाइफ में, या आइंस्टाइन साहब ने बहुत मचाया है लाइफ में, या जो भी है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इनमें सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि इनको मेहनत करना आता है। ये एग्जाम आपको फोर्सिबली मेहनत करना सिखा रहा है, तो सीख लो ना। डरते क्यों हो यार मेहनत करने से? मेहनत से ही होगा, ठीक है? तो टफ होगा, रोना आएगा, आंसू टपकेंगे, और ये ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है इस एग्जाम का। बहुत सारे बच्चे जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम देके निकल चुके हैं, वो मेरी इस बात से बहुत रिलेट करेंगे। उनको दिल में बहुत सुकून भी फील हो रहा होगा कि यार ये हम अकेले नहीं है, ये सारे बच्चों को दर्द होता है। यार मैंने लाखों बच्चे पढ़ा लिए यार, हजारों बच्चों से मंथली बेसिस पे इंटरेक्ट करता हूं। हर बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में स्टक है, चाहे वो बच्चा हो जो 99.99 परसेंटाइल लाया हो, चाहे वो बच्चा हो जो टॉप 100 का हो, या वो बच्चा हो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इट इज टफ फॉर एवरीबडी। पांचवा पॉइंट, यार मार्केट में ना बड़ी अफवाहें फैली हुई है, जैसे आजकल है ना, ये खाओ तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये कर लो तो ये हो जाएगा। एक सबसे बड़ी अफवाह ये फैली हुई है कि यार सिर्फ जीनियस लोगों का सिलेक्शन होता है, और जो जीनियस होते हैं ना, जो टॉप 100 में रैंक लाते हैं, या टॉप 50 में रैंक लाते हैं, या टॉप 10 में रैंक लाते हैं, वो दिन के सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं, और सारे कंसेप्ट कॉपी में से निकल के ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में चले जाते हैं। वो सवाल पढ़ते हैं साहब, और वो सवाल पढ़ के ना सवाल अपने आप उनसे बोल देता है कि यार सॉल्व कैसे होना है। ये आपको पागल बनाया जा रहा है, ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे घर में टॉप 100 में एक बंदा रहता है, मैं खुद IIT बॉम्बे पहुंचा हूं, मेरे को वो एक भी दिन नहीं याद कि यार सवाल ने मेरे से खुद आके बोल दिया हो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको कंसिस्टेंटली 10 घंटे ऑन एन एवरेज, मतलब हफ्ते के 70 घंटे, मतलब महीने के 30 × 7 210 घंटे, सॉरी 30 × 10 300 घंटे ऑन एन एवरेज एक महीने के मारने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इस पूरी प्रिपरेशन में 20 से 30 हजार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 200 करीब टेस्ट देने हैं। ये सारे काम करने के लिए डेली 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जो बेस्ट बच्चा है ना, बेस्ट मतलब जो दिमाग से अच्छा है, जो इंडिया के ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन के सारे बच्चे हैं, इंडिया वालों का दिमाग काफी फर्टाइल होता है। बेस्ट बच्चे से मेरा मतलब है जो रैंक लाने वाला है ना, यार आपके बाजू वाला अगर 12 घंटे मेहनत कर रहा है, आप कितने भी आइंस्टाइन न्यूटन के खानदान से हो, 6 घंटे पढ़ के आपका काम चलेगा ही नहीं। तो जिस दिन पढ़ाई कम हो ना, ये सोच लेना कि यार वो जो आपका कॉम्पिटिटर जो फर्स्ट रैंक लाने वाला है, या सेकंड रैंक लाने वाला है, या 100 रैंक लाने वाला है, या 2000 रैंक लाने वाला है, क्या वो भी आपकी तरह मक्कारी काट रहा है? क्या जीनियस से नहीं होगा, 10 घंटे ऑन एन एवरेज डेली पढ़ने से होगा। अच्छा, मैंने यहां पे एवरेज क्यों लिखा है? क्योंकि यार कई बार ऐसा होगा कि आपसे 5 ही घंटे की पढ़ाई होगी, तो 3 दिन 12 घंटे 11 घंटे पढ़ के उसको कवर कर लेना। डेली नहीं बोल रहा हूं, डेली तो नहीं होता यार, कुछ जरूरी काम आ गया, कुछ बहुत जरूरी फंक्शन आ गया, भगवान ना करे बट कुछ तबियत खराब हो गई, तो आपका थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ होगा, वो डेफिनेट है। बट ऑन एन एवरेज महीने भर में 300 घंटे पढ़ाई करनी है, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यार ये 5 पॉइंट्स हैं, समझ में आई बात? एक बोनस, चलो है ना, जो लोग एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे उनका नुकसान हो जाएगा। जिसने अभी भी पूरे फोकस के साथ एंड तक वीडियो देखा है, उसको ये बोनस मैंने दिया है। आप किसी की बारात में नहीं आए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस दिन मैं गया था, VK बंसल साहब से मैं पढ़ा हुआ, उनकी अभी ही रिसेंटली पास्ड अवे,
उन्होंने हमको पहली क्लास में यही बोला था, भैया तुम मेरी बारात में तो नहीं आए हो। अब हम चौंक गए, अरे ये क्या बोल रहे हो आप, बारात में नहीं आए हो, ये कौन सी बात होती है यार। उस टाइम तक शादी भी नहीं हुई थी तो पता नहीं था कि बारात में क्या होता है, कैसे होता है, अब रियलाइज होता है। तो उन्होंने बोला यार देखो सुनो, इस शादी के दूल्हे तुम ही हो, ठीक है, मेरी शादी नहीं है, तुम मेरी बारात में नहीं आए हो तो मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना कि यार मैं तुमको अपने कंधे पे बिठा के आईआईटी में ले जाऊंगा। तुम ये ना अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करना, तुम ना ये अपने टीचर से एक्सपेक्ट करना, ना तुम तुम्हारे मेंटर से एक्सपेक्ट करना। शादी तुम्हारी है, दूल्हे तुम ही हो, लड़की तक तुमको ही जाना है या लड़के तक तुमको ही जाना है, कोई और तुम्हारी बजाय मेहनत नहीं कर सकता। दिस इज योर प्रोग्राम एंड यू हैव टू बी द हीरो हीरोइन ऑफ दिस प्रोग्राम। आप इस शादी में बाराती बनकर नहीं आए हो, कोई और नहीं आएगा। अरे साहब आपको गर्मी लग रही है क्या, और ये कूलर का मुंह आपकी तरफ कर देते हैं। अरे भूख लग रही है क्या, लो ये खाना खा लो, रसगुल्ला खिला देते हैं आपको, क्या बात है। अच्छा रसगुल्ला नहीं पसंद, डेयरी मिल्क खिलाएंगे, खिला देते हैं साहब। फिर रोशर, ओहो आप डिमांड करोगे तो कोई सप्लाई नहीं करने वाला है, डिमांड आप ही करोगे, सप्लाई भी आप ही करोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यार, बहाना ढूंढ लेते हैं, अरे सर गर्मी है ना, बहुत नींद आती है सर। अरे तो क्या सोता रहे फिर, नींद आ रही है तो, और तो क्या, मतलब बच्चे यार ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। सर क्या है मैं घर पे हूं तो पढ़ाई नहीं होती। अच्छा बचपन से तो तू बाहर मोहल्ले में बैठ के पढ़ाई करता था, जब भी तेरे से आज घर पे पढ़ाई नहीं हो रही। यार पढ़ाई नहीं करनी ना तो प्लीज बहाने मत बनाना, आप किसी की बारात में नहीं आए हो। सर वो क्या है कि अभी माहौल बहुत ऐसा चल रहा है ना तो फोकस नहीं बन पाता है। अच्छा तो पहले जब माहौल सही था तो बहुत फोकस बन जाता था तुम्हारा। वही मैं बोल रहा हूं, एग्जाम तुम्हारा है, ठीक है, फोड़ना तुम्हें है, आईआईटीएन तुम बनोगे तो सब कुछ तो तुम्हारा है। तो ये याद रखना, लगातार मेहनत आपको ही करनी है, कोई बार बार आपको उठाने या जगाने नहीं आएगा, ठीक है। तो यार आई होप कि आपने पूरा वीडियो ढंग से सुना हो। जब भी डिमोटिवेटेड हो जाओ, जब भी कुछ गलती करने लगो, जब भी कुछ तहलका मचाने लगो, ये वीडियो जरूर देख लेना। और हाँ, क्या सीखा ना आपने, सबसे बड़ी बात आपने जो सीखी, जो आप गलती कर रहे थे, जो आप अब से नहीं करोगे, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए है। तब जाके कुछ मतलब बनेगा इस वीडियो का, तब जाके मतलब बनेगा इस मेहनत का। मैं आपको बताऊं, इतनी देर से लाइट नहीं आ रही है, पसीने टपक रहे हैं, पूरी मेरे पीछे से टी शर्ट वगैरह सब गीली हो चुकी है, नीचे से भी पूरा गीला हो चुका हूं, बट रुक नहीं रहा हूं, क्योंकि रुकने से काम नहीं होता है। मैं किसी की बारात में नहीं आया हूं, मेरी मेहनत मेरे को ही करनी है। लाइट आए नहीं आए, गर्मी लगे नहीं लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज आपको ये चीज बतानी जरूरी थी तो बता दी। कमेंट सेक्शन में चाहिए क्या कमिटमेंट करते हो, कमेंट सेक्शन में चाहिए, पांचों गलती नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में चाहिए आपने क्या सीखा। और हाँ एक बात और, अगर आप 2022-2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमने अपने ईसरल के प्रोडक्ट को 10 गुना बेटर बना दिया है पिछले साल के मुकाबले। ऐसे ऐसे फीचर्स आ गए हैं, ऐसी ज्यादा पर्सनलाइजेशन हो गया है, कंटेंट में इतना अपग्रेडेशन हो रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस को 4 चांद लग जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन को 4 चांद लग जाएंगे, ये पक्का है। तो आप कोई सी भी फील्ड के हो, चाहे 9-10 के हो, चाहे जेई के हो, चाहे नीट के हो, 2022 के हो, 23 के हो, हर बच्चे के लिए स्पेसिफिक कोर्स है जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार ऐसे ही पढ़ते जाओ, फोड़ते जाओ। और हाँ, सिर्फ लास्ट बात बोलना चाहूंगा कि अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा मुसाफिर बन जाऊंगा। किसी की बारात में नहीं आया हूं, आपकी ही बारात है, आप ही हीरो हो। एग्जाम आपको ही फोड़ना है, आईआईटीएन डॉक्टर आपको ही बनना है, देश की सेवा आपको ही करनी है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।